श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास। अभी तक परिचर्चा हुआ करती थी कि विज्ञान वरदान है अभिशाप, लेकिन समय के बदलते परिवेश में आज परिचर्चा का विषय भी बदला है और आजकल परिचर्चा का सबसे ज्वलंत विषय है ज्योतिष विज्ञान। क्या एक महज अंधविश्वास है? यह बात इससे और भी साबित होती है कि आजकल टीवी चैनलों द्वारा बहस के ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। प्राय ज्योतिष में विश्वास न रखने वाले लोगों का कहना होता है कि जब शादी की जाती है तो प्रायः कुंडली मिलान करके शादी की जाती है। क्या कारण है कि फिर भी शादियां टूट जाती हैं? शायद यह प्रश्न किसी के मन में उठ सकता है, लेकिन जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश की जाए तो इसका कारण बिल्कुल साफ और सरल है। अरे माना कि ज्योतिष कुंडली मिलान करके यह तो बता देता है कि अमुक व्यक्ति की कुंडली अमुक लड़की से मिलती है या नहीं। साथ यह भी बता दिया जाता है कि कुंडली किस हद तक मिल रही है, अर्थात उन दोनों की कुंडली में कितने गुण मिल रहे हैं तथा मांगलिक दोष है या नहीं। इसके बावजूद शादी असफल रहने के दो कारण मुख्य हैं। सर्वप्रथम, केवल कुंडली मिलान ही शादी की सफलता असफलता का एक नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि वर वधु की कुंडली में विवाह सफल होने के कितने प्रतिशत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके सप्तम भाव कितने शक्तिशाली तथा दोष रहित हैं। इसके अलावा सप्तमेश कितना बलवान है तथा विवाह का कारक गुरु या शुक्र की स्थिति क्या है। प्रायः जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिष के पास कुंडली मिलवाने जाता है तो गुण मिलान और कुंडली मिलान की बात तो करता है, परंतु उसकी अन्य विद्याओं को पूछने का कष्ट नहीं करता है, क्योंकि आजकल मनचाहे विवाह संबंध मिलने पहले तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं और जब मिलते हैं तो कुंडली के कारण छोड़ने पड़ जाते हैं। फिर माता पिता या अन्य संबंधी परेशान होकर सिर्फ कुंडली मिलान तक ही सीमित रह जाते हैं तथा अन्य तथ्यों को उतना महत्व नहीं देते। इस प्रकार यह एक अहम कारण है कि कुंडली मिलान के बाद शादी असफल हो जाती है। दूसरा अहम कारण है कि ज्योतिष के पास जब व्यक्ति जाता है तो कुंडली मिलान के पश्चात दूसरा काम यह करता है कि विवाह के लिए मुहूर्त निकलवाता है। अमूमन देखने में आता है कि ज्योतिषी से लोग मुहूर्त तो अच्छा से अच्छा निकलवाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब विवाह संपन्न होने जा रहा होता है तो इसका महत्व को नजरअंदाज करके अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे कि उधर तो पंडित जी विवाह के मुहूर्त को ध्यान में रखकर पूजा इत्यादि की तैयारी कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ लड़के वाले या तो नाच गाने में व्यस्त होते हैं, खाना खाने में व्यस्त होते हैं, या लड़की वाले फोटो इत्यादि खिंचवाने में व्यस्त होते हैं। अंततः विवाह शुभ मुहूर्त में संपन्न हो ही नहीं पाता है ज्यादातर। इस कारण अच्छा से अच्छा किया हुआ कुंडली मिलान और शुभ मुहूर्त धरे के धरे रह जाते हैं तथा इस प्रकार ज्योतिष में विश्वास न रखने वाले को कहने का अवसर मिल जाता है कि कुंडली मिलान के पश्चात भी विवाह असफल हो जाता है या शादी टूट जाती है। इस प्रकार यह सत्यापित होता है कि दोष ज्योतिष में नहीं, शायद हम में कहीं होता है, कहीं आप में कहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान नहीं, सिर्फ एक कला है, इसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कथन शायद उन्हीं लोगों का हो सकता है जिन लोगों ने न तो कभी ज्योतिष पढ़ी है, ना उसमें छुपे तत्व को समझने का प्रयास किया है और ना ही कभी इस विषय पर शोध किया है। वरना कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर अध्ययन किए बिना कैसे कह सकता है कि उक्त विषय विज्ञान है या कला है। बस मुंह उठाए चले जाते हैं टीवी चैनल पे और कह देते हैं कि ये कला है। अरे बिना उसे स्टडी किए बिना कैसे कोई कह सकता है कला है। अब उनका सब्जेक्ट हो सकता है वो साइंटिस्ट हो, हम कहें भैया अब कोई ज्योतिष उनके पास पहुंच जाए, बोले कि साइंटिस्ट पूरे फेक होते हैं। अरे विज्ञान जो ज्योतिष है, जब उसके सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं तो कैसे कह सकता हो। तो उसी तरह जो काफ़ी एजुकेटेड लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हम टीवी चैनल पे जा रहे हैं, हम ज्योतिष की ऐसी तैसी कर देंगे, बिना पढ़ा ही नहीं और उस चीज़ के बारे में बताने बैठ जाते हैं। सिर्फ बहस और मुद्दों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि अमुक विषय विज्ञान है या नहीं। इसलिए किसी विषय के बारे में राय बनाने से पहले आवश्यक है कि उस विषय की गहनता से अध्ययन किया जाए, सर्वेक्षण करके शोध किया जाए तथा इन सब तथ्यों के आधार पर यह निश्चय किया जाए कि ज्योतिष विज्ञान है या नहीं है।
इस संबंध में अगला तर्क यह है कि जो विषय या वस्तु सत्य है वही विषय या वस्तु लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, अन्यथा वह या तो संशोधित हो जाते हैं या उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आज सभी जानते हैं कि यह विषय कोई आज का नहीं है, कोई 100 या 200 साल पुराना विषय नहीं है। जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तब से मनुष्य ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह के बारे में जानने की कोशिश की है, और उसी समय से इन ग्रहों का मनुष्य पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता रहा है, और आज भी वही अध्ययन ज्योतिष के अंतर्गत कर रहे हैं। यदि ये अध्ययन और निष्कर्ष गलत होते या औचित्य रहित होते तो इन अध्ययनों और निष्कर्षों की समाप्ति हो चुकी होती या संशोधित हो चुके होते। यदि उन्हीं निष्कर्षों और अध्ययनों को आज भी सत्य माना जाता है तो इसका यही तात्पर्य है कि वे निष्कर्ष या तथ्य सही हैं। यदि कोई ज्योतिष फलित करने में असफल होता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है और महज एक अंधविश्वास है, या ज्योतिष मनोरंजन का विषय है या कला का सामान है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि या तो ज्योतिष के अध्ययन या विवेचन में कहीं कमी है या इस ज्योतिष में और शोध की आवश्यकता है। यदि किसी ज्योतिष के फलादेश से गलती के कारण ज्योतिष को गलत कहा जा सकता है तो हमारे चिकित्सा विज्ञान को तो सदैव ही गलत कहा जा सकता है कि न जाने कितने हजारों लोग मर जाते हैं। क्यों एक डॉक्टर अपने मरीज को मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा पाता है? यदि नहीं बचा पाया तो इसका मतलब तो यह नहीं होना चाहिए कि चिकित्सा विज्ञान गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य यह होता है कि उस डॉक्टर में कहीं कमी थी जो व्यक्ति को नहीं बचा सका, ना कि चिकित्सा विज्ञान में कमी थी। या दूसरा कारण यह कह सकते हैं कि ज्योतिष के अनुसार उस व्यक्ति की आयु ही उतनी थी जिसको आज का विज्ञान नहीं बचा पाया। यदि विज्ञान से सब कुछ संभव है तो क्यों विज्ञान मनुष्य को मृत्यु जैसे अटल सत्य से बचा नहीं सकता? क्यों हमारा मौसम विभाग सही भविष्यवाणियां नहीं कर सकता, जबकि उसके पास आज उपग्रह जैसे अत्याधुनिक उपकरण भी उपलब्ध हैं? क्यों विज्ञान नहीं बता पाता कि भूकंप कब आएगा और कहां आएगा, जबकि हमारे ज्योतिष शास्त्र की मदनीय शाखा में कहा गया है कि जब शनि रोहिणी नक्षत्र में आता है तो भूकंप जैसी विनाश लीला होती है। पृथ्वी पर हड़कंप जैसी गतिविधियां होती है, जैसे बाढ़ आना, तूफान आना। इसके अतिरिक्त ज्योतिष में घाघ बडूरी की कहावतें भी वर्षा होने या सूखा पड़ने की संभावनाओं को बताता है, जो आज हमारे मौसम विभाग की भविष्यवाणियों से कहीं अधिक सच साबित हुई है। आगे मंगल पीछे भान, वर्षा हो तो ओस समान। अर्थात यदि सूर्य मंगल के एक के साथ एक ही राशि में हो परंतु मंगल के अंश सूर्य से कम हो तो वर्षा ओस के समान अर्थात बहुत कम होती है। अन्य जेहि मास पड़े दो ग्रहणा, राजा मरे या सेना। अर्थात जिस समय जिस मास में 2 ग्रहण पड़े उस महीने में या तो राजा की मृत्यु होती है या तो आम जनता को हानि होती है। यदि विज्ञान से सब कुछ संभव हो सकता तो ज्योतिष में विश्वास न रखने वाले लोग क्यों अपने बच्चों की शादी के समय मुहूर्त निकलवाने के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं? ये जो सो कॉल्ड लोग जो कहते हैं कि मुझे ज्योतिष पे विश्वास नहीं, वो भी अपने बच्चे की कुंडली मिलाते हैं, खाली दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए पहुंचते हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड है और हम ज्योतिष को गलत साबित करने जा रहे हैं। जबकि खुद की शादी होती है, अपने बच्चों की शादी होती है तो कुंडली लेके पहुंच जाते हैं पंडितों के पास। उनकी खुद की शादी अगर पंडित हुई है क्या, वो पंडित को क्यों रखते हैं जब वो मानते नहीं ज्योतिष को? तो क्यों अपने बच्चों का विवाह पितृपक्ष या श्राद्ध में नहीं कर देते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यदि भाग्य ही सब कुछ है तो कार्य करने की क्या आवश्यकता है। यह शायद उन लोगों का कहना है जो बिना पुरुषार्थ के भाग्य के भरोसे रहकर ही सब कुछ अर्जित करना चाहते हैं। यहां एक बात स्पष्ट करने योग्य यह है कि भाग्य आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं देने वाला है। भाग्य सिर्फ आपको कुछ दिलाने में सहायता करता है। भाग्य आपको अपने पूर्व जन्मों के फलों के कारण मिला है। क्या कारण है कि MBA, MCA या CA जैसी उपाधियां तो ले लेते हैं परंतु सफल जीवन तो कुछ लोग ही जी पाते हैं। अर्थात उन्होंने अपने पुरुषार्थ से डिग्री तो ले ली परंतु भाग्य की कमी से समान डिग्री होने के बावजूद समान सुख तथा जीवन की सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इस संबंध को हम कैसे समझाएं? भाग्य शून्य होगा और कर्म कितने भी पुरुषार्थ भरे क्यों ना हो, उपलब्धि शून्य ही होगी। अब हम यहां भाग्य तो पूर्वजन्म के कारण लेकर आए हैं लेकिन परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम सिर्फ किए हुए कर्मों को ही परिवर्तित कर सकते हैं।
अतः हमें अधिक से अधिक उपलब्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और सही दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए, न कि कर्महीन होकर भाग्य पर आश्रित होकर फल की इच्छा करनी चाहिए। आज ज्योतिष को अन्य विषयों के समान विज्ञान की उपाधि न मिलने के कारण और भी, जैसे ज्योतिष जैसे विषय का अध्ययन सर्वप्रथम हमारे ऋषि और पूर्वजों के द्वारा किया गया, और ये ऋषि मुनि किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में न तो शिक्षा प्राप्त करते थे और न ही शिक्षा देते थे। यह अध्ययन सिर्फ गुरु शिष्य परिपाटी से किया जाता रहा है। इस विषय का उद्भव एवं विकास हमारे भारत देश में हुआ है, और इतिहास गवाह है कि हमारा देश काफी समय तक गुलामी में रहा है। पहले मुस्लिम राजाओं की गुलामी में और उसके पश्चात अंग्रेज शासकों की गुलामी में। उसके बाद आज हम स्वतंत्र हैं तो यह ज्ञान हमारे चारों ओर फैल पाया है, और इस ज्ञान के प्रति हमारी जागरूकता जरूरी है। आज जब लोग इस विषय को स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने की बात सार्वजनिक तौर पर करते हैं तो तर्क वितर्क द्वारा उसे पढ़ाए जाने का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इसको पढ़ा तथा समझा ही नहीं। जबकि अमेरिका जैसे देश में लोग ज्योतिष को जानने और समझने लगे हैं, तो इसका पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता महसूस करते हैं। इंटरनेट पर बनने वाली अधिकतर साइटें ज्योतिष को ही अपना विषय मानती है तथा सबसे अधिक ख्याति प्राप्त करती हैं। अतः निष्कर्ष यही है कि आज इस ज्योतिष को महज कुछ चंद लोगों को सीमित न छोड़कर इस विषय को सार्वजनिक रूप से अध्ययन और शोध का विषय बनाना चाहिए, और इस विषय पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए, नए शोध और परिणामों को प्राप्त करना चाहिए। इसके पश्चात ही निर्णय देना चाहिए कि ज्योतिष एक विज्ञान है या महज एक अंधविश्वास। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।